Hello students, today we are going to study about syphilis in our public health and hygiene syllabus. So starting with the topic, सिफिलिस आजकल ज़्यादा कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस में ट्रीट नहीं करते हो तो ये बीमारी आगे जाके सीरियस हो सकती है। इसमें जो पेशेंट है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उसे अच्छा लगने लगे, उसकी बॉडी में कोई सिम्टम ना दिखाई दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बीमारी ख़त्म हो गई है और वो अभी भी दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसे सिफिलिस का इन्फेक्शन है तो वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड में इस बीमारी को या फिर इस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती है, उसे स्प्रेड कर सकती है। इस बीमारी का जो कॉज है या फिर जो कॉजल एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में जहाँ पर भी ब्रोकन स्किन रहती है, टूटी हुई त्वचा रहती है, उससे पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो कि किसी सेक्सुअल ऑर्गन में हो सकती है, माउथ में हो सकती है या फिर रेक्टम में हो सकती है। इस बीमारी के जो सिम्टम हैं ये हमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अगर हम स्टेज 1 के बारे में बात करें तो इस स्टेज में एक हार्ड पेनलेस लीजन, मतलब कि एक ऐसा घाव जिसमें दर्द नहीं होता है, वो दिखाई देता है, जिसे शैंकर बोला जाता है। तो ये जो शैंकर या फिर ये जो घाव रहता है ये वजाइना और पेनिस के ऊपर या उसके आसपास देखने मिल सकता है। ये जो सिम्टम है ये हमें इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के 1 से 5 हफ्ते के बीच में दिखाई दे सकता है, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये जो सिम्टम है या फिर ये जो घाव है ये थोड़े दिनों बाद गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए और इसे डिटेक्ट ना किया जा सके। लेकिन अगर आप इस बीमारी को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट नहीं करते हो तो ये बहुत आसानी से स्टेज 2 में पहुंच जाती है, लगभग 2 से 8 हफ्ते बाद। तो स्टेज 2 में एक रेड कलर का रैश हमारी बॉडी में दिखाई देता है, जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के 6 हफ्ते बाद दिखाई दे सकता है। तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस, बहुत ज़्यादा संक्रमित स्पॉट्स हमें अपने फीट में, पैरों में, हाथों में और माउथ में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा फ्लू के जैसे सिम्टम जैसे कि बुखार, फीवर, हेडेक, सर में दर्द और सोर थ्रोट यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। तो सिफिलिस की बीमारी में आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से इफेक्टेड होती है, जैसे कि इसमें बुखार आ सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश, रैशेस बॉडी में दिखाई दे सकते हैं, जेनिटल सोर जिसको हम शैंकर बोलते हैं वो दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मसल एक, मतलब आपकी बॉडी में मसल्स में पेन रहेगा और साथ में जो लिम्फ नोड्स रहेंगे उनमें सूजन रहेगी, मतलब कि स्वेलन लिम्फ नोड्स दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे कि हमें स्टेज 1 में शंकर दिखाई दिया था, स्टेज 2 में हो सकता है कि जो रैशेज हमें दिखाई दिए हैं वो भी कुछ दिनों बाद गायब हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी समाप्त हो गई है या फिर ख़त्म हो गई है। और स्टेज 2 कई बार अनडिटेक्टेड तौर पर भी पास हो जाता है, मतलब बॉडी में एज सच कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते। स्टेज 3 जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बहुत सालों बाद अपीयर हो सकता है। जो सिम्टम्स रहते हैं हो सकता है कि अर्लियर स्टेज में आए हों और वो गायब हो गए हों कुछ दिनों बाद, लेकिन उसके बाद भी आपकी बॉडी में बीमारी अभी भी प्रेजेंट है। और अगर इस टाइम पर आप किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हो तो आप भी इस डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हो। तो अर्लियर स्टेजेस में इस बीमारी को पहचानना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो आगे जाके ये बीमारी और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में कॉज कर सकती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन परमानेंटली डैमेज हो जाए, जैसे कि आपका हार्ट, आई, ब्रेन्स और जॉइंट और साथ में बोन्स, है ना। और हो सकता है कि आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे डैमेजेस देखने मिले। इसके अलावा ये बीमारी उतनी ज़्यादा आजकल कॉमन नहीं है, रेयरली देखने मिलती है। इस तरीके के रेड रशेस आपको अपनी बॉडी में अलग अलग हिस्सों पर दिखाई दे सकते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट ऑफ सिफिलिस। तो अगर आप सिफिलिस को ट्रीट नहीं करते हो और उसे ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं उनमें डैमेज देखने मिल सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा इन सारे ऑर्गन सिस्टम में डैमेज आने के कारण अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, इंसैनिटी, डिसफिगरमेंट या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस बीमारी को या इस इन्फेक्शन को अपने अनबॉर्न चाइल्ड में या फिर अजन्मे बच्चे में आगे जाके इसको ट्रांसमिट कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है, जिसके कारण उस बच्चे का कई बार अबॉर्शन करना पड़ सकता है या फिर उसकी प्री मेच्योर बर्थ भी देखने मिल सकती है या फिर और भी अलग अलग सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं।
इसके अलावा क्योंकि इस बीमारी में जो जेनिटल एरिया रहता है वहाँ पर हमको अल्सर देखने मिलता है, चाहे वजाइना हो या फिर पेनिस हो, तो इसके कारण HIV के इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर रिस्क यहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं। और इसलिए जो भी पर्सन है जिसे सिफिलिस की बीमारी है उन्हें HIV के लिए टेस्ट ज़रूर ही करवाना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में सिफिलिस जो है ये पूरी तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हो एंटीबायोटिक की मदद से, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। तो आप एंटीबायोटिक किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। जो पेशेंट है जिस सिफिलिस है उसे क्लिनिक अटेंड करना चाहिए ताकि उसके सारे टेस्ट रेगुलर तौर पर पूरी तरीके से हो जाएं और उसका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए। जो भी पेशेंट है जो कि सिफिलिस का ट्रीटमेंट ले रहा है उसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो किसी दूसरे इंसान को बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है ना। इसलिए जिस भी पर्सन को सिफिलिस है या जो भी STD की बीमारियां हैं उन्हें फिजिकल कांटेक्ट से बचना चाहिए। और अगर उस टाइम ड्यूरेशन में वो किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उन्हें अपने जो पार्टनर है उसका भी चेकअप करवाना चाहिए कि अगर उन्हें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको सिफिलिस है या नहीं इसके लिए टेस्ट भी करवाना चाहिए। थैंक यू।